नन्हा विशाल कुदाल लेकर अपने घर के पास के खेत में पहुंच गया। उसने कुदाल चलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में थक गया। उसकी माँ सरिता आ गई। बेटा विशाल, अभी तुम बहुत छोटे हो, कुदाल को मत चलाओ। माँ, अब तो आसपास सभी लोगों ने अपने खेतों में बीज बो दिए हैं। हमारे पास ये छोटा सा खेत है और ये भी खाली है। मैं भी इसमें बीज बोऊंगा, सब्जी उगाऊंगा, पानी वाली दाल और रोटी खाकर रुक गया हूँ। बेटा, मुझे भी बड़ा दुख होता है। मैं तुम्हें अच्छा खिला पिला नहीं पा रही हूँ। गरीबी के कारण तुम्हें बहुत सारी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। माँ, कोई बात नहीं, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। भगवान को कभी तो हम पर तरस आएगा। एक न एक दिन वो हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे। सही कह रहे हो बेटा। मैं कुदाल से खेत की गुड़ाई कर दूंगी, बीज भी बो दूंगी। तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा। सरिता माँ ने कुदाल अपने हाथ में ले ली और खेती का काम करने लगी। सब्जी के बीज बो दिए गए। एक दिन सवेरे विशाल ने देखा उसके खेत में 2 मोर के बच्चे कुछ चुग रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उनके मुंह में सब्जी के बोए हुए बीज नजर आ गए। उसे बड़ा दुख हुआ। इसी बीच एक मोरनी बच्चों के पास आ गई। वो उन्हें वहाँ से लेकर चली गई। मोरनी ने जाते जाते कुछ कद्दू के जादुई बीज अपने मुंह से वहाँ उगल दिए। उसके बाद गांव का एक निवासी झापा वहाँ आ गया। उसने खेत में देखा तो कुछ सुनहरी चीज चमक रही थी। कद्दू के सारे बीज सोने के बन गए थे। झापा ने सब सोने के बीज उठा लिए और अपने घर लेकर चला गया। कुछ ही देर में मोरनी के बच्चे फिर से खेत में आ गए। झापा भी आ गया और उसने जाल डाल दी और दोनों मोर के बच्चों को फंसा दिया। विशाल ने फंसे हुए बच्चों को देखा तो उसे ज्यादा तकलीफ हो गई। माँ सरिता भी वहाँ पहुँच गई। माँ देखो, झापा काका ने मोर के दोनों बच्चों को फंसा लिया है। वे बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं। उनकी माँ भी बहुत परेशान होगी। अरे हाँ, देखो बच्चे कितने असहाय हो गए। भैया, इन्हें छोड़ दो, इन पर दया करो। भाभी जी, ये मोर के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। आपके खेत का सारा बीज खा गए हैं। आप इनकी तरफदारी मत कीजिए। देखो भैया, ये भी बच्चे हैं, इन्हें भी भूख लगती है। जहाँ दाना खाना मिलता है तलाश कर खा लेते हैं। फिर भी कह रही हूँ, छोड़ दीजिए। झापा दोनों मोर के बच्चों को लेकर चले गए। विशाल को ये बात पसंद नहीं आई। वो छुप छुपा कर गाँव वाले झापा के घर के पास पहुँच गया। दोनों मासूम मोर के बच्चे एक बड़े पिंजरे में कैद दिखाई पड़े। विशाल ने इधर उधर देखा और जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दोनों बच्चे बाहर निकलकर भागने लगे। वहीं पास ही उनकी माँ मोरनी खड़ी सब देख रही थी। वो उन्हें लेकर जंगल में चली गई। दूसरे दिन सरिता माँ और विशाल फिर से अपने खेतों में बीज बोने की तैयारी में जुट गए। माँ, आसपास सभी के खेतों में सब्जी के बड़े बड़े पौधे आ गए हैं। कुछ लोग तो अपने खेतों की सब्जियां तोड़कर ले जा रहे हैं। हमारे खेत सूने पड़े हैं। बेटा, अपनी अपनी किस्मत है, हमें अधिक इंतजार करना होगा। 4 दिन के बाद घनघोर वर्षा शुरू हो गई। खेत में पानी भर गया। सरिता माँ जानती थी कि पानी की अधिकता के कारण बीज सड़ जाएंगे। जब बरसात रुक गई तब विशाल और सरिता पछताने लगे। दोनों बहुत दुखी थे। इतने में वही मोरनी वहाँ आ गई, जिसके बच्चों को विशाल ने आजाद कराया था। मोरनी की चोंच में एक छोटी सी पोटली थी। उसने वो पोटली विशाल के खेत के पास रख दी। विशाल ने जाकर पोटली खोली तो उसमें कद्दू के बीज थे। माँ, ये कद्दू के बीज है। वो मोरनी उन्हीं बच्चों की माँ है जिसे उस दिन गांव वाले काका ने पकड़ा था और मैंने छुड़ा लिया था। बेटा, तुमने बड़ा नेक काम किया था। सरिता माँ ने वो कद्दू के बीज खेत में बो दिए। अचानक चमत्कार हो गया। वो बीज पौधों में बदल गए। इसके बाद देखते देखते पूरा खेत कद्दू के पौधों से भर गया। माँ, ये क्या हो गया है? जैसे कोई जादू चल रहा है।
कद्दू के इतने सारे पौधे कैसे बढ़ गए? बेटा, ऐसा लगता है ये कद्दू के जादुई बीज का कमाल है। दूसरे दिन जब विशाल और सरिता खेत पर पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके खेतों में बड़े बड़े कद्दू, लौकी, बैंगन, टमाटर, मटर इत्यादि अनेक सब्जियां उन्हें पौधों में सज गई थी। सब्जियों का अद्भुत नजारा देखकर दोनों माँ बेटे खुशी से झूम उठे। माँ, आज मैं सब्जियों के साथ रोटी का मजा लूंगा। हाँ बेटा, हम सारी सब्जियों को तोड़कर मिली जुली सब्जी बनाएंगे। माँ, आप बड़ा वाला कद्दू तोड़ लो और मैं दूसरी सब्जियाँ तोड़ देता हूँ। आज बड़ा मजा आएगा। दोनों माँ बेटे ने बहुत सारी सब्जियाँ तोड़ी और घर में चले गए। माँ ने जैसे ही कद्दू को काटा, उसमें बीज की जगह बहुत सारे सोने के सिक्के चमकते हुए मुस्कुरा रहे थे। माँ और विशाल दोनों खुशी से पागल हो गए। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। धन दौलत भी भरमार हो गई। उनकी सारी गरीबी हमेशा के लिए भाग गई। अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, सब कुछ भगवान ने एक साथ देकर उन्हें धनवान बना दिया। उनके गांव वाले झापा ने जब विशाल से इस चमत्कार के बारे में पूछा तो भोले विशाल ने मोर के बच्चों की आजादी से लेकर मोरनी के जादुई बीज देने तक की सारी बात उन्हें बता दी। झापा के दिमाग में लालच का बवंडर मच गया। वो अधिक से अधिक धन कमाने की लालच में योजना बनाने लगा। उसने मोरनी के दोनों बच्चों को फिर से जाल डालकर फंसा दिया और उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया। मोरनी बेचारी बहुत दुखी हुई। वो पिंजरे के आसपास घूमने लगी। ए मोरनी, वो अपने बच्चों को आजाद कराना चाहती हैं। हाँ हाँ, कृपया करके मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे कद्दू के बीज लाकर दे, तब मैं इन्हें छोड़ूंगा। अगर बीज नहीं मिले तो इन्हें मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो। ये मेरे लाल है, जिगर के टुकड़े हैं। इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं कद्दू के बीज लाकर दे रही हूँ। मोरनी वहाँ से चली गई और झापा के दिमाग में सोना घूमने लगा। वो ख्याली पुलाव पकाने लगा। कुछ देर के बाद मोरनी पोटली लेकर आ गई। उसने पोटली झापा के सामने रख दी। मैंने कद्दू के बीज दे दिए हैं, अब मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कीजिए। आपने कद्दू के बीज के एवज में मेरे बच्चों को छोड़ने का वादा किया था। मैं कोई वादा नहीं निभाता, बस अपना फायदा देखता हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मोरनी को ये आशा नहीं थी। उसके हृदय पर बहुत बड़ा आघात लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के बहते हुए आंसुओं को देखकर एक बंदर का मन भर आया। कुछ देर के बाद वो धीरे से नीचे उतरा और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। बच्चे आजाद हो गए। मोरनी अपने बच्चों को लेकर जंगल में भागने लगी। झापा हाथ मारता रहा। झापा ने मोरनी द्वारा दिए हुए बीज खेत में बो दिए। कुछ दिन में उसमें कद्दू भी आ गए। झापा बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारे कद्दू तोड़कर अपने घर में इकट्ठा किए। उसने अपनी पत्नी को भी बुला लिया। गुंजन की मम्मी, आओ, खाली थैली लेकर आओ। सोने के सिक्के भरने होंगे। अब हम माला माल हो जाएंगे। विशाल से भी बहुत ज्यादा धनी हो जाएंगे। इतना कहकर झापा ने जैसे ही कद्दू काटा, उसमें से काले रंग का फुहारा निकला और झापा का मुंह काला हो गया। अजी, ये क्या हो गया? आपका मुंह काला कैसे हो गया? खिड़की के बाहर से बंदर ने आवाज दी। जैसे करनी वैसे भरनी। जिसने की नेकी उसका है बोलबाला। लालची और बेईमान का मुंह हुआ काला। एक बार एक नगर में एक महात्मा जी अपना डेरा डालते हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और महात्मा जी लोगों की समस्याओं का हाल अपनी सूझबूझ से देते। उसी नगर में भोला नाम का लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही भोला बहुत ही भोला और कुछ कम बुद्धि वाला था। उसकी माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती। बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, तुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। जिंदगी का क्या भरोसा,
मेरा कब बुलावा आ जाए। तुझे दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे बेटा। बुलावा? माँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? कहाँ से बुलावा आ गया तुम्हारा? हे भगवान, कब समझेगा तू। नगर में हर कोई भोला को अच्छी तरह जानता था। लोग अक्सर उसकी कम बुद्धि का फायदा उठाकर उससे अपना काम निकलवा लेते और भोला दुनियादारी से अनजान लोगों के काम खुशी खुशी करता। भोला की माँ को महात्मा जी के बारे में पता चलता है तो वो भोला को उनके पास लेकर जाती है। महात्मा जी, मेरा बेटा भोला अत्यधिक भोला है, या यूं कहे कि मंद बुद्धि है। महात्मा, मैं आपके चमत्कारों के विषय में बहुत कुछ सुनी हूँ। कृपया कुछ चमत्कार मेरे बेटे पर भी कर दीजिए, जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और लोग इसका फायदा न उठाए। महात्मा जी भोला को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे एक लड्डू देते हैं जो कि शुद्ध देसी घी का बना होता है और उसमें से देसी घी की बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। भोला बेटा, ये लड्डू रख लो, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। हमेशा अपने साथ कैसे रख सकूंगा महात्मा जी? ये तो कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। इसमें से बहुत अच्छी सी देसी घी की खुशबू आ रही है, इसे तो मैं अभी खा लेता हूँ। भोला जैसे ही लड्डू को खाने लगता है, महात्मा जी उसे रोक लेते हैं। मूर्ख, तुझे समझ नहीं आता? इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। भोला की माँ उससे लड्डू ले लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। घर पर माँ, मुझे वो लड्डू दो ना, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे वो खाना है। बेटा, महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। तू जिद मत कर, ले पैसे ले और बाजार से अपने लिए और लड्डू ले आना, लेकिन इस लड्डू को मत खा मेरे बच्चे। भोला की माँ उसे लड्डू खाने से तो रोक देती है, लेकिन महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। लेकिन ये तो कुछ दिन में खराब हो जाएगा। भोला की माँ लड्डू को एक डिबिया में डालकर रख देती है। भोला चुपके से उस लड्डू को खाने आता है। जैसे ही भोला वो लड्डू मुंह में डालता है तो ये क्या, लड्डू तो सोना का बन जाता है। ये कैसा लड्डू दिया है महात्मा जी ने? ये तो टूटता ही नहीं है। इससे अच्छा तो महात्मा जी कुछ और मिठाई दे देते। भोला तो इतना कहते ही वहाँ मिठाई का ढेर लग जाता है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आ जाती है। भोला उन्हें देखकर बहुत ही हैरान और बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है महात्मा जी यहीं कहीं आसपास ही है, जो मेरे इतना कहते ही इतनी सारी मिठाइयाँ भेज दी। भोला खुशी खुशी मिठाइयाँ खाता है और इतने में भोला की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे, ये इतनी सारी मिठाइयाँ कौन लाया? अरे माँ, तुमको नहीं पता, ये सब मिठाइयाँ वो महात्मा जी ने भेजी हैं। वो यहीं कहीं आसपास ही है, और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे मिठाइयाँ खानी है तो उन्होंने ये सारी मिठाइयाँ भेज दी। माँ को भोला की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ध्यान से लड्डू को देखती है। वो लड्डू उठाकर मुंह में डालने लगती है कि तभी, अरे माँ, इसे क्यों खा रही हो? ये तो पत्थर का है। पत्थर का? क्या बोल रहा है तू? माँ जैसे ही लड्डू को मुंह में डालने लगती है तो लड्डू सोने का बन जाता है। माँ ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो सोने का लड्डू है। काश मुझे सोने के लड्डू की जगह सोने की चेन मिल जाती। माँ के इतना कहते ही उनके सामने एक सोने की चेन आ जाती है। माँ को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लगता है महात्मा जी का ये दिया लड्डू कोई मामूली लड्डू नहीं, बल्कि कोई जादुई लड्डू है। महात्मा जी ने कहा था कि इस लड्डू को अपने पास रखने से सब ठीक हो जाएगा। काश ये लड्डू मेरे भोले को एक मामूली मंद बुद्धि लड़के से एक सुंदर राजकुमार में बदल सकता। माँ के इतना कहते ही भोला की तो काया ही बदल गई। मामूली सा मंद बुद्धि दिखने वाला भोला एक सुंदर, बलिष्ठ और समझदार राजकुमार की तरह दिखने लगा। उसके कपड़े भी राजकुमार जैसे सुंदर बन गए। माँ और भोला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। भोला, मेरे बच्चे, तू तो एकदम राजकुमार लग रहा है। कितना प्यारा, सुंदर राजकुमार।
माँ और भोला लड्डू के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। माँ, मैं जल्दी ही तुमको एक बड़े घर की मालकिन बनाऊंगा। मैं खूब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और बड़ा घर और गाड़ी खरीदूंगा। भोला ने जैसे ही बड़ा घर और गाड़ी खरीदने की बात कही, उनका घर एक छोटे से टूटे फूटे घर की जगह एक बड़े आलीशान घर में बदल गया और घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती गाड़ी भी आ गई। भोला और उसकी माँ के दिन बदल गए थे। दोनों अब खूब बंठन के रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, महंगे महंगे कपड़े पहनते। इन सब की वजह से दोनों में बहुत घमंड आ गया था। एक दिन महात्मा जी भोला और उसकी माँ से मिलने उनके घर आते हैं। घर का दरवाजा खुला देखकर महात्मा जी घर के अंदर आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भोला बेटा, कहाँ हो तुम? अरे रे, कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? भोला बेटा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। याद है तुम अपनी माँ के साथ मेरे आश्रम आए थे? आए थे तो क्या हुआ? आप इस तरह हमारे घर घुसे चले आएंगे? भोला बेटा, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। कैसी मदद? मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है। इतने में भोला की माँ अंदर से आती है। कौन है भोला बेटा? किससे बात कर रहा है? बेटी, मैं हूँ, पहचाना मुझे? कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुसे? निकलो बाहर, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बोला ना, निकलो बाहर, सुनाई नहीं देता? लगता है अत्याधिक धन ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। ये मत भूलो, मेरे ही कारण आज तुम यहाँ हो। तुम्हारे कारण नहीं, अपने दम पर यहाँ हूँ मैं, समझा बुढ़े? चल अब निकल यहाँ से। भोला धक्के मारकर महात्मा जी को घर से बाहर निकाल देता है। जिस लड्डू के कारण तुम लोग इतना उड़ रहे हो, मैं उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म करता हूँ। अब देखता हूँ क्या करते हो तुम लोग। महात्मा जी के इतना कहते ही भोला का आलीशान घर, गाड़ी सब गायब हो गए और उस जगह वही पुराना टूटा फूटा घर आ गया। भोला एक सुंदर राजकुमार की जगह वही मंदबुद्धि भोला बन गया। भोला की माँ की हालत भी पहले जैसे हो गई। भोला की माँ उसे लेकर महात्मा जी के पास दौड़ती हुई जाती है। महात्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए महात्मा जी। कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आए हो? चलो भागो यहाँ से। महात्मा जी, दौलत की चकाचौंध ने हमें अंधा बना दिया था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप मेरे बेटे को वैसे ही समझदार सुंदर राजकुमार बना दीजिए। कदापि नहीं, मैंने तुम्हारे बेटे को एक मौका दिया था, लेकिन मुझे लगता है ये इसी तरह जीवन जीने योग्य है, क्योंकि सफलता इसे रास नहीं आई। अब ये जीवन भर ऐसे ही रहेगा। भोला अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाता है। माँ को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सीतापुर नाम के गांव में दो दोस्त अमर और किशन रहते थे। अमर की एक बेटी थी, मुन्नी। अमर की पत्नी का देहांत मुन्नी के बचपन में ही हो गया था। अमर एक दिन खेती करके आ रहा था, तभी उसे एक सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर अमर खेत से नहीं आता है। अब मुन्नी को चिंता होने लगती है। काका, पिताजी अभी तक खेत से नहीं लौटे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुन्नी, तू घबरा मत, मैं खेत पर देख कर आता हूँ। किशन खेत में जाता है तो देखता है कि अमर जमीन पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। किशन समझ जाता है कि अमर को सांप ने काट लिया है और उसकी मौत हो गई है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले ही मुन्नी की माँ नहीं थी और अब उसके पिता को भी तूने अपने पास बुला लिया। किशन अपने आप को संभालता है और अमर की लाश को लेकर घर जाता है। मुन्नी पिता की लाश देखकर बहुत रोती है और कहती है, पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए, मैं तो अनाथ हो गई। बेटी, तू रो मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। पहले मेरी सिर्फ एक बेटी थी, अब दो बेटियां हो गई। मैं तेरा ध्यान रखूंगा। वही खड़ी किशन की बेटी मेघा बोली, दीदी, तुम रो मत, अब से हम दोनों बहनें हैं।
हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्नी धीरे धीरे सब भूलकर किशन के परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन किशन और उसकी पत्नी किसी काम से दूसरे गांव जाते हैं। निकलते समय किशन मुन्नी और मेघा को गले लगाकर कहता है, मुन्नी तू अपना और मेघा दोनों का ध्यान रखना। मेघा तू मुन्नी दीदी को परेशान मत करना, दीदी की सारी बातें मानना। एक बात और, मुझे और तुम्हारी माँ को आने में रात हो जाएगी तो तुम दोनों घबराना मत। मुन्नी और मेघा दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किशन से करती है। किशन अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव चला जाता है। बस में कुछ डाकू आ जाते हैं और किशन और उन लोगों से सामान छीनने लगते हैं। इसी छीन झपटी में किशन और उसकी पत्नी को चाकू लग जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। उधर रात होते ही, दीदी, माँ और पिताजी अभी तक नहीं आए। अब तो काफी रात हो गई है। मन ही मन मुन्नी भी डर रही थी, पर हिम्मत दिखाते हुए बोलती है, तू घबरा क्यों रही है? वो आ जाएंगे। रात से सुबह हो जाती है, पर दोनों में से कोई भी नहीं आता है। तभी एक गांव वाला चिल्लाते हुए आता है और कहता है, अरे गजब हो गया, किशन भैया और उनकी पत्नी को डाकू ने मार डाला। ये सुनकर तो दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगी। तभी सामने पड़ोस में रहने वाली एक औरत आई और बोली, ये मुन्नी तो है ही मनहूस, पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब बेचारी मेघा के माँ बाप को भी खा गई। तभी वहाँ खड़ी एक और औरत बोली, मैंने तो मना किया था किशन भैया को कि इस मुन्नी को अपने घर में ना रखें, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब खुद की बेटी भी अनाथ हो गई। अब दोनों बहनें अनाथ हो गई थी। कोई भी गांव वाला मुन्नी को गांव में काम नहीं देता है। गांव वाले मुन्नी को गांव से बाहर निकाल देते हैं। दोनों बहन गांव के बाहर आ जाती है। दोनों बहुत थक जाती है और कई दिनों से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैंने काका से वादा किया था कि मैं मेघा का ध्यान रखूंगी। तभी मुन्नी को एक ढाबा दिखता है। मुन्नी ढाबे के पास जाती है और, काका, आपके पास कुछ खाना है तो मुझे दे दो, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, मैं कुछ भी कर लूंगी। ढाबे वाले के यहाँ बर्तन धोने वाला उस दिन आया नहीं था, इसलिए ढाबे वाले मुन्नी को बर्तन धोने का काम देता है। बदले में उसे और उसकी बहन को पेट भर खाना दे देता है। शाम होते ही, दीदी, शाम होने वाली है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास तो घर भी नहीं है और इस गांव में हमें कोई जानता भी नहीं है, कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। दोनों बहनों की बात ढाबे वाला सुन रहा था। ढाबे वाले को दोनों पर दया आ जाती है और, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात वहीं गुजार लेना। दोनों बहन ढाबे वाले के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह, काका, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं अपनी छोटी बहन को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। हाँ, हमारे गांव के सरपंच के यहाँ एक नौकरानी की जरूरत है, क्या तुम नौकरानी का काम करोगी? मुन्नी थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, काका, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर लूंगी। मुन्नी सरपंच के यहाँ काम करने लगती है। मुन्नी मेघा का दाखिला एक स्कूल में करवा देती है। मेघा पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब मेघा 12वीं पास कर लेती है। दिन रात काम करने की वजह से मुन्नी बीमार हो जाती है। ये देखकर, दीदी, अब आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं, मुझे गांव के एक स्कूल में टीचर का काम मिल गया है और साथ ही मैं आगे की पढ़ाई भी करूंगी। अब तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अब मेरी बारी है तुम्हारी सेवा करने की, तुमने बहुत कर लिया। ये सुनकर तो मुन्नी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुन्नी मेघा को गले लगाकर बोलती है, किशन काका, देख रहे हैं ना आप, हमारी मेघा कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, अब ये बड़ी टीचर बन गई है। इतने में वहाँ ढाबे वाले काका आ जाते हैं और ये सब देखकर कहते हैं, बेटी मुन्नी, मेघा की इस सफलता के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। बेटी, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। काका, क्या बात है, कहिए। बेटी मुन्नी, क्या तुम मेरे बेटे अजय से शादी करोगी?
मुझे तुम जैसी ही लड़की चाहिए। ये सुनकर दोनों बहन खुश हो जाती हैं और कुछ समय बाद ही अजय और मुन्नी की शादी हो जाती है। मेघा भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी कुछ महीने बाद बेटी मुन्नी, बाहर आओ, मुझे कुछ काम है। आवाज सुनकर मुन्नी और अजय बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सरपंच जी हैं। दोनों उनका खूब स्वागत करते हैं और सरपंच जी, क्या बात है? बेटी मुन्नी, मुझे तुम्हारी बहन मेघा अपने बेटे नीरज के लिए बहुत पसंद है। नीरज को मेघा पसंद है और तुम हमें और नीरज को तो काफी साल से जानती ही हो। ये सुनकर तो मुन्नी को विश्वास ही नहीं होता अपने और अपनी बहन के नसीब पर। मुन्नी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में मेघा की शादी नीरज से हो जाती है। दोनों बहन अपने अपने परिवार में खुशी से रहने लगती हैं। गंगा नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी। फसल से जो आमदनी होती उसी से अपने परिवार का खर्च चला लेता था। घर में उसकी पत्नी चंपा थी जो घर का काम करने के साथ अपनी पति के साथ भी मेहनत मजदूरी करती थी। उनका एक ही बेटा था, शरद। प्यार से सब उसे पिंकू बुलाते थे। एक दिन, माँ, मेरा स्कूल बैग बिल्कुल पुराना हो गया है। इसमें से मेरी किताबें गिर जाती है। मुझे नया बैग दिलवा दो। अभी 2 साल पहले 7वीं में ही तुम्हारे लिए बैग खरीदा था। माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा बैग फट गया है। मेरे लिए बैग नहीं आएगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल तो जाना ही होगा। इतनी जिद करने से बैग थोड़ी मिल जाएगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं है, बस उल जलूल मांगे करते रहते हो। पिंकू पैर पटकते हुए उठा और तैयार होकर स्कूल चला गया। उसको स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो पहले ही उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ऊपर से फटा पुराना बैग। आज स्कूल जाऊंगा ही नहीं। नदी के किनारे चलकर बैठता हूँ। वो नदी के किनारे पहुंचा ही था कि उसने देखा कि नदी में एक व्यक्ति पानी में हाथ पैर मार रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। आप चिंता मत करो, मैं अभी आया। इतना कहकर वो नदी में कूद गया और उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाया। आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। पिंकू ने उसे जमीन पर पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर जोर लगाया ताकि उसके पेट में गया हुआ पानी निकल सके। थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ गया। वो उठकर बैठ गया। मुझे किसने बचाया? सबने पिंकू को आगे कर दिया। यही है वो बहादुर लड़का जिसने आपको बचाया है। आप हैं कौन? इस गांव में तो आपको कभी देखा ही नहीं। मेरा नाम भवानी प्रसाद है। नदी के उस पार वाले गांव का रहने वाला हूँ। अपने काम के सिलसिले में इस गांव में आया था, परंतु आज सुबह जब नदी में नहाने के लिए घाट पर आया तो पता नहीं कौन मेरा पैसों से भरा हुआ बैग ले गया और मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। दरअसल मुझे तैरना भी नहीं आता। ओह, चलिए आप हमारे घर चलकर आराम करिए। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अपने गांव चले जाइएगा। ठीक है, चलो। पिंकू भवानी प्रसाद को साथ लेकर घर आ गया। माँ, भवानी प्रसाद को खाने के लिए कुछ दे दो। ये थोड़ा आराम कर लें, फिर इन्हें इनके गांव पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है। उसकी माँ ने भवानी प्रसाद को बड़े प्रेम से खाना खिलाया। अब आप आराम कर लीजिए, शाम को मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। तुम लोग बहुत ही नेक और दयालु हो। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जब तुम हमारे गांव चलोगे तब मैं तुम्हें कुछ उपहार अवश्य दूंगा। हमने आपको उपहार के लालच में थोड़ी खाना खिलाया। अरे नहीं नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। भवानी प्रसाद के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे तो थे नहीं। पिंकू भवानी प्रसाद के साथ नदी के किनारे गया और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। काका, मैं तुमको कल पैसे दे दूंगा, पर आज पैसे मत मांगना। ठीक है बबुआ। जब वो लोग भवानी प्रसाद के गांव पहुँचे तब सब लोग उन्हें देखकर खुश हो गए। अगर ये पिंकू मेरी जान ना बचाता तो मैं नदी में डूबकर मर ही गया होता। भवानी प्रसाद की पत्नी शीतला ने पिंकू को अपने पास बिठा लिया और उसे उसके परिवार के बारे में पूछा। अब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। आप लोग कभी मेरे गांव आए तो हमारे घर जरूर आइएगा।
रुक जाओ पिंकू, तुम्हें कुछ देना है। शीतला कमरे में वापस आई तो उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था। पिंकू, ये बैग तुम्हारे लिए है, बहुत संभल कर ले जाना और इसमें का सामान अपनी माँ को दे देना। आपको कैसे पता चला कि मुझे स्कूल बैग की जरूरत है? इस स्कूल बैग की वजह से ही मैं भवानी काका की जान बचा पाया। पिंकू ने उस दिन की सारी बातें शीतला को बताई। चलो अच्छा हुआ ना, तुम भी आते रहना। पिंकू ने बैग कंधे पर रख लिया और बड़ी मस्ती से चल पड़ा। तभी बैग इतना भारी क्यों है? आखिर इसमें क्या है? जरा खोल कर देखो तो सही। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा बैग सोने की असरफियों से भरा हुआ था। लगता है उन्होंने गलती से ये बैग मुझे दे दिया है। मुझे फिर वहाँ जाना होगा। वहीं से वो उनके घर के लिए पीछे मुड़ गया। उनके घर पहुँचा तो क्या हुआ पिंकू? लगता है आप लोगों ने गलती से मुझे अशरफियों से भरी बैग दे दिया है। पिंकू, गलती से नहीं, तुम इसके हकदार हो बेटा। जाओ जल्दी जाओ, अपने माँ को दे देना ये असरफियाँ। पिंकू फिर बैग दबाए जल्दी जल्दी नदी के किनारे बढ़ गया। नाव में बैठकर घर गया और माँ को सारी असरफियाँ देते हुए, माँ, ये अशरफियाँ संभल कर रख लो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे बैग मिल गया है। इतनी असरफियाँ कहाँ से आई? भवानी काका की जान बचाने की वजह से उन लोगों ने मुझे ये बैग और अशरफियाँ दी हैं। इतना कहकर उसने बैग उठाया और स्कूल जाने के लिए साइकिल पर बैठ गया। साइकिल पर बैठते ही उसकी साइकिल हवा में उड़ने लगी और पलक झपकते ही वो स्कूल पहुंच गया। वो हक्का बक्का सा स्कूल में पहुंचकर अपनी कक्षा में चला गया। अपनी सीट पर बैठा ही था कि जो लड़की नीला कभी उससे बात भी नहीं करती थी, वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। शरद, आज मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठ जाऊं? उसने झट अपनी सीट पर से उठकर नीला को बैठने की जगह दे दी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, दरअसल आज मुझे स्कूल आने में देर हो गई थी ना, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ाया हुआ हूँ। तुम तो हमेशा जल्दी आ जाते हो, फिर आज क्या हो गया? तब तक कक्षा में मैथ्स के टीचर मिस्टर भौमिक आ गए। पिंकू, आज तुम्हें बोर्ड पर ये सवाल हल करके दिखाना है। पिंकू की तो मैथ्स के नाम से ही कंपकंपी छूटने लगती थी। किसी तरह बोर्ड के पास गया, हाथ में चौक लिया और सरसराते हुए सारे सवालों का उत्तर लिख डाला। उसे खुद पर ही आश्चर्य हो रहा था। वाह पिंकू, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरी कक्षा ने ताली बजाई। पिंकू को उस दिन बहुत अच्छा लगा। जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो, पिंकू, मुझे भी मैथ्स पढ़ाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन जब वो घर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आते ही उसने अपने बैग से किताब कॉपियाँ निकाल कर तख्त पर रख दी। तभी उसकी नजर बैग में पड़ी थैली पर पड़ी। उसने थैली निकाल कर देखा। माँ, ये देखो, ये तो अशरफियों से भरी थैली फिर से आ गई। माँ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये बैग जादुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? देखो तो सही। माँ ने थैली खोलकर देखा तो हैरान रह गई। माँ, हमारे अच्छे दिन आ गए। आज कक्षा में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे यकीन हो गया है कि ये बैग जादुई है। इस बैग से मिलने वाले पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और गरीबों एवं जरूरतमंदों को भी बांट सकते हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। पिंकू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा बन गया था। कुछ दिनों में ही पिंकू की बोर्ड की परीक्षा हुई। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था। तभी नीला का फोन आया। हेलो पिंकू, बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। पिंकू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जादुई स्कूल बैग ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया।